हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे यूपी टेट 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के। और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी लेवल पे जो सिलेबस है आपका। छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जनरली तो सभी को पता रहता है, फिर भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पेडोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स के। एंड भाषा में आपका हिंदी लीजिए प्रथम में, तो आप वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। और उसमें आपको कोई भी मतलब द्वितीय भाषा में आप अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, जो भी चाहे वो ले सकते हैं। और आपका थर्ड सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है, ठीक है। एंड फोर्थ है यहाँ पे ईवीएस है। तो यहाँ पे इसमें दो भाषा आ रहा है, इसलिए 5 नहीं, मतलब 5 नहीं दिखाया गया, 60 क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाया गया। मीन 30 आपका शिक्षा शास्त्र मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, फिर हिंदी का, संस्कृत का, ईवीएस का और मैथ्स का। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे, 150 मार्क्स के। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वन बाय वन वन पार्ट करेंगे। पहले हम सीडीपी की बात करेंगे, फिर हिंदी के 30 क्वेश्चन बात करेंगे। अभी मैं सीडीपी की बात करने जा रहा हूँ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। जब कोई बच्चा किसी भी वस्तु या घटना के बारे में, मतलब कोई वस्तु रखी गई, इसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है वो, तो ये आपकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोली जाती है। और एक होता है अमूर्त। अमूर्त में मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल दिया जाए तो उसके बारे में अगर वो तर्क करने लगे तो अमूर्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वस्तु और घटना के बारे में, तो ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो जनरली ये सभी को पता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। थर्ड क्वेश्चन बात करेंगे, अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। ये तो उदासीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को क्या होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है बच्चों की मतलब अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम सीखने के प्रक्रम में, जैसे अधिगम प्रक्रम जो होता है सीखना उनका, उसमें पेरेंट्स की अग्र भूमिका रहनी चाहिए। पेरेंट्स ही बचपन में जब बच्चा जस्ट मतलब थोड़ा सा जानने लगता है तो उसको पेरेंट्स ही कोई भी बातें सिखाते हैं, तो पेरेंट्स इसलिए यहाँ पे अग्र सक्रिय हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट में भी सेम टू सेम पूछे गए हैं। बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा में, ऑडिटोरियम में और यहाँ पे गृह में। तो यहाँ पे देखिए जनरली यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाता है इस क्वेश्चन में। कभी कभी खेल के मैदान में भी आप देखेंगे लोग लगा देते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, विद्यालय और कक्षा में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। को अनुप्रेरित शिक्षण का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो मोटिवेटेड टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। किसी भी बच्चे को अगर हमें मोटिवेट करना है तो उसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। कक्षा में पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरवता। तो देखिए होता क्या है, जो पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे में हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। देखिए जनरली को अगर देखा जाए तो ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सभी ठीक है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो अगर कोई बच्चा सी ऑप्शन जो है, फिफ्थ का सी जो ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा
बार बार प्रश्न को डिस्कस कर रहा है तो उससे क्या होता है, और बच्चे भी क्लास में क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हम भी क्वेश्चन पूछें। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षण की खेल विधि होती है किस पे आधारित होती है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो देखिए, जो बच्चों को सिखाया जाता है तो उसमें विकास भी हो और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, मीन्स डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। गणितीय विकार के लिए तो डिसकैलकुलिया होता है। पठन, यहाँ पे जो डिसलेक्सिया होता है ये आपका पठन विकार के लिए होता है। क्या होता है, पठन विकार के लिए। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप में जनरली देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड करके क्वेश्चन है। विशेष रूप में सभी बच्चे आ जाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा में ये बोला गया है कि अगर आपको विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा में बोला गया है कि जो भी बच्चे हों, कैसे भी हों, मतलब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें एक साथ पढ़ाने की प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, समावेशी शिक्षा ही नहीं बोलता। विशेष विद्यालय में ये भी ऐसा कुछ नहीं है। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा ऐसी भी कोई फैसिलिटी नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम के प्रक्रिया में अभिप्रेरण। अधिगम मतलब सीखने के लिए बच्चे में जो अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेट होना, बच्चों का मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। तो ये करता क्या है, मोटिवेशन जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। देखिए, होता क्या है, जब बच्चा मोटिवेट होता है ना तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीखने के लिए बच्चे में रुचि का सृजन होता है, मतलब उसके अंदर सीखने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चे बच्चे यहाँ पे बच्चों को एक क्लास 5 का न्यून दृष्टि मतलब कम दिखाई देने वाला बच्चा है, जिससे कम दिखाई दे रहा है ऐसा बच्चा है, तो उसके लिए बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप क्या करेंगे, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं, वो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है जो न्यून दृष्टि वाला है, तो उसको आप माफ़ कर देंगे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा बोला गया कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कि मतलब उसकी हेल्प कर दो, वो न्यून दृष्टि वाला बच्चा है। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं क्या, ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया। थर्ड में दिया गया कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि बच्चे को सामान्य रूप से ही बर्ताव करना चाहिए, और अगर उसे सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, न्यून दृष्टि वाला है, देखने में उसे मतलब न्यून दृष्टि है, तो ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पे कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, मतलब क्लास में इंटरेस्ट बना रहे बच्चों के पढ़ने का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सैम्पल का प्रयोग करेंगे, हाँ थोड़ा बेटर है, चर्चा करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो जनरली सभी ठीक ठाक हैं, लेकिन मतलब ऑप्शन जो है इसके ये सभी मतलब ऐसा लग रहा है कि कहानी अगर बच्चों को बोला जाएगा कि कहानी सुना दे तो बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बट ऐसा नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए
शिक्षक को, इसका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 11 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही रहेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला ऑप्शन है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो ये बोला गया है कि उसमें होता क्या है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है समय बिताने का, तो बिल्कुल गलत है। शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये भी गलत है। और वह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये तो ठीक है। बट डी ऑप्शन में बोला गया है कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का, इसमें सहयोग की भावना भी डेवलप होती है और शारीरिक संतुलन दोनों होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। 13 क्वेश्चन देखेंगे। परिवार एक साधन है, तो आपका फैमिली होता है, फैमिली इज़ अ मीन ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया परिवार एक साधन किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन परिवार जो होता है ये औपचारिकता नहीं निभाता, मतलब होता है कि बस बच्चे को कुछ भी आप बता दीजिए। तो यहाँ पे जो होगा परिवार इम्पोर्टेंस होता है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का आएगा। परिवार जो साधन है बच्चों के लिए वो अनौपचारिक शिक्षा का होगा। फिर इसके बाद आता है 14 क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। सामाजिक मूल्यों को मतलब सामाजिक स्तर का उसे किस तरीके से ज्ञान होगा, तो उसके बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में बता के। तो देखिए जनरली जो होता है ये क्वेश्चन बहुत ही हमें ध्यान से करने पड़ते हैं। तो ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन बेटर है उतना, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन में ले नहीं सकते। अभी देख लेते हैं चारों ऑप्शन, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। अनुशासन से सामाजिक मूल्य का तो मुझे बेटर नहीं लगता। अगर हम बच्चे को सामाजिक स्तर के अकॉर्डिंग आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो ये तरीका सबसे अच्छा है टीचर के लिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है किसके द्वारा? आदर्श रूप से बर्ताव कर। सी ऑप्शन हो जाए। 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, जरूरी नहीं है कि अनुशासन बस बना रहे हो आप। कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी क्वेश्चन को, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। एकजुटता होना ये भी ज़रूरी है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण मतलब श्यामपट्ट को क्या माना जा सकता है? श्रव्य साधन मतलब सुनना, दृश्य साधन देख सकते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों हैं, इसमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पता है। श्यामपट्ट है तो उसमें क्या करते हैं बच्चे? देख पाते हैं, तो दृश्य साधन हो जाएगा। एंड 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। तो शिक्षण में श्यामपट्ट पर लिखना भी आता है, प्रश्नों को हल करना भी पड़ता है और प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये टीचर शिक्षण कुशलता बोला है। शिक्षण यहाँ पे टीचर ये तीनों काम करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से सभी। 18 क्वेश्चन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। फिर कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है, लगातार प्रश्न को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 19 नंबर देखेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने। ये तो बहुत मतलब आया हुआ कई बार क्वेश्चन है, नामी क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं।
गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। अभी जो सुपर टेट हुआ था 2019 का, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अभिभावक को लिखना है, तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है सी ऑप्शन, आप उससे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं आप एक अपने अकॉर्डिंग कुछ थिंकिंग बना लेते हैं कि अभिभावक को कुछ लिख के देंगे कि अब अभिभावक आके आपसे मिले, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्वयं उससे मिलने के लिए जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिए, जब भी CDP आप कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमेशा आपको प्राथमिकता बच्चे को देनी है। हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है? बच्चे को। बच्चा सबसे बेटर तरीके से रह सकता है, उसके लिए अच्छे से जो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन लीजिए जिसमें बच्चे को बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था मिल रही हो, तो आपका ऑप्शन ज़्यादातर सही जाएगा। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय का मतलब बहुत ही चंचल स्वभाव के कुछ बच्चे होते हैं जो शरारत ज़्यादा क्लास में करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि आप पढ़ाएंगे तो उस पर तब भी नज़र रख पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसे कक्षा में कोने में बैठने की, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें से कोई नहीं, ये भी तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। तो कम से कम उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, जिससे वो धीरे धीरे घुल मिल जाए और आपकी बातों को मानने लगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित किस पे होती है? अलग अलग समजाति समूह के बच्चे हैं, तो उसमें देखिए, ऐसे में तो आपको पता है कि अभिभावक की जो चित्तवृत्ति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। मान लीजिए आपको प्रधानाध्यापक ने बोल दिया कि 2 मंदबुद्धि के बच्चे हैं, आप अपनी क्लास में लीजिए, तो आप क्या करेंगे इस केस में? तो यहाँ पे फिर आपको समझ के ऊपर क्वेश्चन आया है, उन्हें अपने विद्यालय के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कहा है कि हमेशा बच्चे को प्राथमिकता देनी, बच्चा कैसा भी हो। समावेशी शिक्षा ये कहता है कि आपके पास जो भी बच्चा आता है, चाहे जैसा भी हो, अगर उसे मतलब सुनाई कम दे रहा है या दिखाई कम दे रहा है या मंदबुद्धि का है, जैसा भी हो, आपको लेना ज़रूर है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा बिल्कुल ऐसी कोई कक्षा की व्यवस्था नहीं करता जिसमें मंदबुद्धि के लिए अलग से क्लास चलाई जाए। ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, सबसे बेस्ट, ये मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि ऐसे विद्यार्थियों को कैसे सिखाया जाए, ये तकनीक को सीखेंगे। सिखाने की मतलब ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। और डी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। 24 क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है मतलब एक शिक्षक के पास क्या क्या होना चाहिए? पहला, उसके पास पर्याप्त, मतलब शिक्षक का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल गलत है। भी, उसका अधिकारियों से उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर तो और वो क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। सी, उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। हाँ, प्रसिद्धि मतलब आप अच्छा पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली प्रसिद्धि होगी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या, जो बच्चे समस्या लेके आ रहे हैं उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए कि आप उसे सॉल्व कर सकें, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में संज्ञात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में।
कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और इसमें से सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक का मतलब होता है कि बच्चों में जो संवेगात्मक मतलब संवेग समझ रहे हैं ना, जैसे गुस्से आना, कभी मतलब किसी के प्रति अच्छा स्वभाव प्रतीत होना बच्चे का, तो ये आता है संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किन किन चीज़ों में प्रभावी होता है? तो 25 का जो होगा वो व्यक्तित्व निर्माण में भी ऐसा संवेगात्मक समायोजन होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी। तो आपका जो ऑप्शन है डी वाला, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड 26 क्वेश्चन देखेंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अंगूठी अवधि है। तो ये डी ऑप्शन इसका है। बोला गया है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण, जो बचपन होता है वो किस तरीके का होता है? तो बचपन जो होता है, बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि होती है। उसमें बच्चे के अंदर वृद्धि और परिवर्तन का मतलब एक तरीके से चेंजेस देखने को इस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। 27 में एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना है, छात्र को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऐसा तो जरूर नहीं, बिल्कुल गलत है कि बच्चों को आप वही बता दो जो आने वाला है। और पहला ऑप्शन भी बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी गलत ही है। महत्वपूर्ण तो सब जनरली पता ही रहता है, आप क्लास में टीचर बोल भी देता है कई बार, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चों के भी तरीके से अच्छा करें। मतलब निम्न मतलब जो ज़्यादा हैवी चैप्टर नहीं है, बस छोटे छोटे चैप्टरों के दे दिया जाए, जिससे जो कम बच्चे मतलब जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते उनके भी मार्क्स अच्छे से आ जाते। ऐसा भी करना ज़रूरी नहीं होता, आपको हर टाइप के क्वेश्चन रखने हैं, अच्छे मतलब थोड़ा सा बड़े छोटे सभी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के। तो ये ऑप्शन जो है आपका कि परीक्षा में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रकार के, जैसे बहुविकल्पी या तो लघुत्तरी विस्तृत वाले, जिस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे उस टाइप क्वेश्चनों के क्या करना है, उस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। मीन्स बहुविकल्पी के भी क्वेश्चन करा दीजिए, अति लघुत्तरी विस्तृत उत्तरी किस टाइप से लिखना है, और ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास कराइए जिससे बच्चे एग्जाम में ज़्यादा बेटर कर सकें। 28 क्वेश्चन देखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिका में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप एक बार इंग्लिश में भी देख लें। अ चाइल्ड फ्रॉम ए डाइसऑर्गेनाइज्ड होम विल बी एक्सपीरियंस द ग्रेटेड डिफ़िकल्टी विथ, मतलब अगर कोई बच्चा असंगठित घर से आ रहा है तो वह स्वतंत्र अध्ययन में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करेगा। 29 क्वेश्चन। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? ऐसा नहीं है, उसे मतलब जैसा बच्चा एफर्ट लगा रहा है उसके अनुसार आप उसे बताते जाइए। बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है। और डी में उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो अधिक बुद्धिमान है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वह जैसे ज़्यादा प्रगति करेगा आप उसी तरीके से उसे अनुप्रेरित करेंगे। 30 क्वेश्चन। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप मतलब अध्ययन नहीं करना चाह रहे हैं तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बिल्कुल गलत है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। मैंने कहा है पहले ही कि हमेशा बच्चों को ऐसा कोई मतलब बच्चों को हमेशा प्राथमिकता, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो आपका ऐसा काम करना है, तो ऐसा बाध्य भी नहीं कर सकते, कक्षा छोड़ने के लिए भी नहीं कर सकते। सी ऑप्शन है उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित, ऐसा भी करना गलत रहेगा। डी ऑप्शन उन्हें उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएं।
जब बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं या मतलब कह सकते हैं कि अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है,